गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 19 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का यहाँ पर एनालिसिस। और सबसे पहले अगर किसी को भी यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते हैं हम सब उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और उनमें से अगर आपको किसी का भी इमेज चाहिए कि आपको बाद में बैठ के खुद से पढ़ना है या फिर आपको पीडीएफ चाहिए है इस पीपीटी का जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ पहला ही लिंक है, पहली कमेंट है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का वो एक चैनल है और उस पर डेली बेसिस पे आपकी वीडियो अपलोड होने से पहले पीडीएफ आ जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पाक लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन मिलिटेंट ग्रुप ईरान के अंदर। हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? हाँ, हमें थोड़ा सा पता है कि कल परसों क्या हुआ था। ईरान ने यहाँ पर एक एयर स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर, राइट। तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी किया, इजराइल में भी कुछ जगहों पे किया था। और इसका रीज़न क्या था? वाई क्वेश्चन मार्क, क्यों किया इन्होंने एयर स्ट्राइक? ये इसका रीज़न था रिस्पॉन्स में, क्योंकि बार बार ईरान के ऊपर बहुत सारे ऐसे हमले हो रहे थे जिसकी वजह से ईरान ने ये किया। जैसे कि अभी सोलेमानी का जो उनके कमांडर रह चुके हैं क्वाड के मिलिटेंट ग्रुप का, उनके जब शहादत कर रहे थे वो, या उनका मेमोरियल रखा हुआ था उसको याद कर रहे थे मौत के बाद में, डेथ के बाद में, उनके ऊपर भी यहाँ पाकिस्तान का जो एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का एक ग्रुप है जो कि है यहाँ पर जैश अल अदल। तो ये जो जैश अल अदल नाम का ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान का यहाँ पर ग्रुप दिखाई देता है, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसे ये जो आपका ग्रुप है ये एक तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक करता है और उस स्ट्राइक में ईरान की तरफ से 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, हमला होता है उनके ऊपर। इसी के रिस्पॉन्स में ईरान अब एक एयर स्ट्राइक कर देता है। बलूचिस्तान का जो रीजन है, ये क्या कंट्रोवर्सी है, क्या रिश्ता है, वो हम अच्छे से एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर दिया हुआ है। तो पूरा अच्छे से हिस्ट्री से हम उसको समझेंगे कि ये मुद्दा बना कैसे, ईरान के और इंडिया के और जो पाकिस्तान, इन तीनों के रिश्ते क्या हैं इस चीज़ के अंदर, तो अच्छे से उसको समझेंगे। अभी के लिए हमें बस इतना होना चाहिए था। अब इसी के रिस्पॉन्स में कब होता है ये? 15 से 16 जनवरी को ईरान जो है वो लॉन्च कर देता है एक एयर स्ट्राइक। और अब इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भी एयर स्ट्राइक की गई है ईरान के ऊपर। आगे देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है, क्या ये दोनों एक युद्ध में चले जाएंगे जैसे कि इजराइल और गाजा की तरफ देखा गया है, या फिर इससे कुछ हटकर रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है यंग एंड स्ट्रगलिंग, ASER। देखिए ये एनुअल जो रिपोर्ट आती है एक NGO की तरफ से जो कि हर साल एजुकेशन के ऊपर है, उसको यहाँ पर अच्छे से बात की गई है। हमने कल भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत देखा। 2023 में इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यहाँ पर है 12 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप जो ये है, उनके बारे में स्टडी करना। रूरल लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया के अर्बन लेवल पे पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, उसमें क्या क्या हुआ है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो एज ग्रुप है, जो अंडर स्टडीज़ है, उन सभी को बताया गया। लेकिन अब ये आर्टिकल थोड़ा अलग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हमने जो कल परसों आर्टिकल पढ़े थे, क्योंकि कल परसों जो आर्टिकल पढ़े थे वो हमने पढ़े थे डाटा के लिए। क्या डाटा बहुत सारा याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप अगर याद रहता है कुछ पॉइंट्स तो मेंस के अंदर आप उनको लिख सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं। और GS पेपर जैसे कि 2 के अंदर सोशल जस्टिस आता है तो उसके अंदर एजुकेशन एक बहुत बड़ा भाग निभाती है। फिर हम देखते हैं कि एथिक्स के पेपर में भी ऐसा आता है तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे इसको 2-3 जगह पे यूज़ तो किया जा सकता है डाटा को। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो मेंस के क्वेश्चन में इसका रेफरेंस देते हुए, ASER का रेफरेंस देते हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्यूशंस बताइए, अब क्या होना चाहिए। क्योंकि आप एज ए UPSC एस्पिरेंट, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव भी अगर आप लोग बन जाते हैं तो आपका काम क्या है? सॉल्यूशंस लेकर आना। तो कुछ ऐसे ही सॉल्यूशंस पे यहाँ पे रुक्मणी बनर्जी जी ने बात की है और वो बताती है कि कैसे जो ASER 2023 है उन्होंने हमें अवसर दिया है कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा अलग करके देखें। हमारे जो भी नीतियाँ बनाई गई है पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उनको रेदर देन अपर लेवल से देखने की बजाय कि हम ऊपर से बहुत छोटा दिखाई देता है ना, आप कहीं पे बहुत ऊपर चढ़ जाइए और आप देखेंगे कि आसपास का एरिया बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, हर चीज़ दिखाई देती है। लेकिन अब समय है हम नीचे से देखना शुरू करें ताकि छोटी जो समस्याएं हैं वो भी बड़ी दिखाई दे और हमें समझ में आए कि एक्चुअली में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं, राइट।
इसी के समझने के लिए इन्होंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले इन्होंने बात की है सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पर एज ग्रुप से रिलेटेड क्या बात की है, चलिए इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर होगा वो होगा एज ग्रुप, यानी कि जो 14 से लेकर यहाँ पर 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं और जिनका हमें देखने को मिलता है कि एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा गैप है। देखिए वैसे तो यहाँ पर RTE लॉ की बात की जा रही है कि कैसे जो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर कानून लाया गया था 2002 के अंदर, वो 14 साल की उम्र तक ही अप्लाई करता है, आज भी 14 ईयर्स की उम्र तक अप्लाई करता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई यहाँ पर जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो उसको 18 प्लस का होने के बाद ही मिलेगी। तो ये एक गैप बहुत बड़ा है और इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी, नेशनल लेवल की एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और उसके अंदर ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है, एक तरीके से एजुकेशन जो होगा वो 18 साल के बच्चों तक मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कानून में, एक्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, रेदर ये इसी का एक पार्ट है, एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो कि यहाँ पर बात कर रहा है कैसे जो स्कूल के इनरोलमेंट है उनमें भी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, एक तरीके का प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन प्रेशर के साथ हो रही है। तो स्कूल्स एनरोलमेंट्स में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, देखिए जो डाटा शो करता है ना, डाटा जो दिया गया है यहाँ पर ASER की रिपोर्ट के अंदर, वो बताता है कि कैसे 85% से ज़्यादा यूथ जो है वो 14 से लेके 18 ईयर के अंदर जिनकी हम काउंटिंग करते हैं उनका सर्वे किया गया है। किसका 85% से ज़्यादा यूथ जिनका 14 से लेके 18 साल की उम्र थी उनका सर्वे होता है। और उस सर्वे में पता चलता है कि रूरल एरियाज़ में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर उनके अंदर अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये 85% लोग या बच्चे इनरोल्ड है। तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है, लेकिन हमारे कुछ और गोल भी हैं। हमारे जैसे कि क्या गोल है, हमारे गोल यहाँ पर है कि कितना होना चाहिए इनरोलमेंट बच्चों का, 100% होना चाहिए। आप 100 में से 85 बच्चे ही क्यों पढ़ पा रहे हैं, रेदर ये 100% पढ़ पाने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि आर्टिकल में फिर से बातें की गई हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो यहाँ पर क्या क्या डाटा प्रोवाइड कर रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि 2020 तक एक तो जितने भी सेकेंडरी लेवल के, अब सेकेंडरी लेवल क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी आता है, पहले सेकेंडरी आता है, तो 8 से लेके जो 10th क्लास तक के बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका 100% इनरोलमेंट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक परन हम बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। एम है कि इसको करवाया जा सके, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइमरी लेवल में तो बच्चे जाते हैं स्कूल में, लेकिन सेकेंडरी लेवल में 14 के आते आते वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट करना होता है, काम करना होता है, जिससे उनके ऊपर जो प्रेशर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे चल के देखते हैं कि कैसे यहाँ पर बात की गई है अगेन कि बच्चों के लिए एक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अब डाटा को अगर हम याद करें तो हमें कल पता चला था कि लगभग 60% से ज़्यादा बच्चे ऐसे निकले हैं 14 से लेके इस एज ग्रुप के अंदर 18 के अंदर, जिनको क्या नहीं आता है, जिनको लिटरेसी यानी कि एक सेंटेंस, वो लोग जो 3rd क्लास का यहाँ पर सेंटेंस होता है, तीसरी जो क्लास होती है उसको भी वो लोग ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसी वजह से जो फंडामेंटल है वो कमज़ोर है। अब इस पे ध्यान दिया गया है कि कैसे यहाँ पर इस फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत अच्छे से जाकर उसमें गहनता के साथ एनालाइज करना पड़ेगा। फिर एट द एंड में हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिक लर्निंग के ट्रेंड बनाने होंगे। बेसिक लर्निंग के जो ट्रेंड हैं यहाँ पर, उसको थोड़ा सा, उसका जो लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरी है। बेसिक लर्निंग क्या होती है, यही छोटा जो बेसिक है, बहुत ही जैसे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे से यहाँ पर एक असेसमेंट किया गया ASER के द्वारा, और वह बताते हैं कि जो बेसिक लर्निंग लेवल है एलिमेंट्री स्कूल में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सिखाया जाता है, उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से जो फंडामेंटल
फंडामेंटल लिटरेसी है वो बच्चों को यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो ये जो डाटा है वो ज़्यादातर इम्प्लाई करता है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर। अर्बन क्षेत्रों में ये जो हम सारा सब कुछ देख पाएंगे वो इतना ज़्यादा सेम टू सेम हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्टिल सॉल्यूशंस यही करने पड़ेंगे तभी तो आप, क्योंकि अब आप मान लीजिए जो बच्चा 14 साल का हो गया है, मान लीजिए वो किस क्लास में होगा, ऑलमोस्ट 8-9 क्लास में होगा। अगर वो 3rd क्लास का मैथ्स नहीं कर पा रहा है, अगर ये बच्चा 3rd क्लास के किसी सेंटेंस को नहीं पढ़ पा रहा है, तो 2 साल के बाद जब ये यहाँ पर जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर निकलेगा, तो ये भी तो एक बात है ना कि अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके पास ना ही कोई स्किल है, ना ही उसके पास एजुकेशन का लेवल कुछ है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा, जनरेट नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का यहाँ पर उसको प्राप्ति होगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि अगला आर्टिकल हमारा है, लिखा गया है कॉम्पीट टू थ्राइव, लिखा गया है रवनीत कौर के द्वारा। ये एट स्टेयरिंग व्हील इंडियन एक्सप्रेस की एक सीरीज़ है, इसमें सभी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है कि कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसके प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर बात की गई है कमीशन, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, लेकिन मैं यहाँ पर लाई हूँ इसको मेंस के तरीके से कि अगर मान लीजिए मेंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका क्या काम और वो कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, तो आप आंसर कैसे करेंगे। इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंपटीशन जो हमें एक ये कमीशन ऑफ इंडिया दिखाया जाता है, रवनीत कौर इनकी अभी फ़िलहाल में क्या है, यहाँ पर चेयरपर्सन है, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हेड करती हैं इसको। और जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं ना ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट के अंदर, इस अमृत काल के अंदर देखा जा रहा है, तो उन्हीं से यहाँ पर लड़ने के लिए, उन्हीं को नेविगेट करने के लिए कि किस दिशा में उनको जाना चाहिए, इसके अंदर कंपटीशन या फिर CCI जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और ये कंपटीशन जो है इनका काम होता है कि ये जो फेयर एंड यहाँ पर जस्टिस होगा, फेयर होना चाहिए, एक तो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, और इसको अच्छे से रखें कि जो कंपटीशन है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहीं पर आप एग्जांपल देखिए, बहुत बड़ी कंपनी, इसके पास ज़्यादा पावर है, ये कुछ भी काम अच्छे से कर सकती है, पैसे की पावर है, सब कुछ है, लेकिन ये एक जो नया एंटरप्रेन्योर है जो छोटे लेवल पर अभी है, माइक्रो लेवल पे है, तो उनके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन इनका कॉम्पिटिशन का लेवल फिर भी बराबर का होना चाहिए। देखिए आप दोनों, हालांकि ये बड़ा है लेकिन फिर भी जो नीचे वाला पैराडिगम है, ये जो स्केलर हम देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल इक्वल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसका कारण क्या है, कंपटीशन, कि अगर ये किसी काम में और ये किसी काम में आए, तो यहाँ पर CCI को ये निर्धारित करना है कि इन दोनों का जो कंपटीशन है वो बराबरी के लेवल पे हो, ना कि इन चीज़ों से कोई मायने रखे जाए कि यहाँ पर ये कितने बड़े इंडस्ट्री के यहाँ पर हैं। अब हम देखते हैं कि CCI के रोल एंड स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए सबसे पहला तो रोल हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर फेयर कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है। CCI जो है वो कंटिन्यूसली इसी चीज़ के लिए काम करता है कि कैसे जो एंटी कॉम्पिटिटिव यहाँ पर प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं उनको हटाया जा सके, और ये इन्फोर्समेंट एक्शन और जो एडवोकेसी मेजर्स होते हैं उन दोनों पर ही यहाँ पर लागू होगा। दूसरा हम देखेंगे डीलिंग विद एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, की जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है जिसमें आपका कंपटीशन का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ डील करने की बात हो रही है यहाँ पर। और बहुत सारे जैसे कि बिड रेजिंग होता है कि आपने क्या कर दिया, एक तरीके से बिड लगा दिया किसी चीज़ के ऊपर, अब जिसके पास ज़्यादा पैसा वो क्या करेगा, वो उस बोली को जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर वर्टिकली कुछ रिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को यहाँ पर ख़त्म करे, ये अपनी पावर ज़्यादा लगाता है, इन्हीं को खरीद लेता है, कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया, अब सारा काम कौन कर रहा है, एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी कर रही है। इससे क्या होगा, क्वालिटी कमज़ोर होगी, ऊपर से इनके पास ज़्यादा ऑटोनोमी आ जाएगी अपने प्राइजेस वगैरह को यहाँ पर सेट करने के लिए। तो नुकसान एट द एंड किसका हो रहा है, कंज्यूमर जो है उसका नुकसान हो रहा है, प्लस जो नए यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पर नए इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं, कंपनीज बनना चाहते हैं, उनका भी नुकसान देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि रेगुलेट होना चाहिए कंपनीज का जो कंडक्ट होता है, कि किसी भी कंपनी को कैसा व्यवहार करना है उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी कड़ी नज़र रखी जाती है। डोमिनेंट कंपनीज जो होती हैं इस तरीके की, मान लीजिए कोई, तो उनको अच्छे से मॉनिटर किया जाता है ताकि वो
कोई भी ऐसा काम ना करें जो इनके लिए हानिकारक हो, जो नई आने वाली जो यहाँ पर कंपनीज है उनके लिए हानिकारक हो, डेंजरस हो। तो इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है, जैसे प्राइसिंग के ऊपर किया जाता है, या फिर कहीं कोई मार्केट के एक्सेस को डिनाई तो नहीं कर रहा है किसी को, तो इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, नज़र रखी जाती है चीज़ों के ऊपर। और मर्जर, जब भी कोई कंपनी मर्ज करती है, मैंने क्या बोला आपको, या तो मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा। मर्जर का मतलब होता है कि ये अपनी इच्छा से इसके साथ मिल गई। एक्विजिशन का मतलब होता है कि इन्होंने इसको पूरा का पूरा अधिकृत कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है, देखिए, अब जब ये मर्जर होगा ना या फिर एक्विजिशन करा जाएगा इनके द्वारा, तो इसके ऊपर भी सीसीआई बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रखेगी कि ऐसा तो नहीं इनको मजबूर किया गया हो बेचने के लिए, या फिर इनको छोड़ के जाना पड़ा हो किसी भी कारण के वश में जो कि इनका नुकसान हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि देखिए, मार्केट के अंदर पावर का अब्यूज़ होने का रिस्क तो बहुत ज़्यादा था, उसको रोकने के लिए एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। और इसी वजह से जो मार्केट है वो किसी 4 एंटिटीज़ के हाथ में, डोमिनेंट जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। कंज्यूमर के वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है। एक बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पर निभाई जाती है सीसीआई के द्वारा, जब वो जो प्राइजेज़ हैं, फेयर प्राइजेज़ हैं, उनका निर्धारण करती है। यहाँ पर प्रोडक्ट का क्वालिटी पे ध्यान देती हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक से है या नहीं है। और ये एक बहुत ही वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मार्केट के डायनेमिक्स में, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन की बात आती है। एट द एंड अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर ऑथर के द्वारा बात की गई है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, उसको यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है, उसके सामने कुछ चैलेंजेस है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अभी भी कंपटीशन जो कमीशन इंडिया है वो लगा हुआ है कि इनोवेशंस को बढ़ावा दे। जो लोग यहाँ पर आविष्कार करते हैं, इनोवेट करते हैं, नई नई चीज़ें बढ़ाते हैं, उनको बढ़ावा दे, और साथ ही में एक लेवल मेंटेन करके रखे प्लेइंग फील्ड के लिए, कि अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हो तो वो एक ही लेवल पे होना चाहिए, दूसरों को भी वही मौके मिले जो किसी एक कंपनी को, किसी एक इनोवेटर को मिले थे। और एट द एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका पूरा का पूरा काम क्या है। तो आई होप मेंस रेडी आप लोग बन गए होंगे इस आर्टिकल से। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमी पेज से, जहाँ पर पूछा गया है रेट कट्स नॉट इवन अंडर डिस्कशन। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ये एक स्टेटमेंट दी गई है। रेट कट्स क्या होते हैं, देखिए, रेट मतलब कि जो रेपो रेट है, और रेपो रेट क्या होता है कि यहाँ पर जो बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और वो लोन पे आरबीआई कितना रेट लेगा, अभी मान लीजिए यहाँ पर आरबीआई 6% का ये रेट ले रहा है, तो ये 6% लेगा, तो लोन अभी दूसरे बैंक्स को क्या करना पड़ेगा। बैंक्स अगर पहले ही किसी से पैसे लेकर आए हैं, ठीक है, उनके पास डेली के एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए पैसे थोड़े कम हो गए थे, तो उन्होंने आरबीआई से कोई गिरवी चीज़ रख के, कोलेट्रल दे के कुछ अमाउंट ले लिया है, 2 दिन का ले लिया है, 7 दिन का ले लिया है, ऑलराइट। अब इस अमाउंट को उन्होंने 6% पे लिया, यानी कि उनको 6% जितना भी अमाउंट दिया, अगर उन्होंने 100 रुपये लिए तो उनको 106 रुपये वापस यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब इसमें से ताकि उनको प्रॉफिट हो, अब वो क्या करेंगे, इसको 7.5% पे दूसरे कस्टमर को दे देंगे कि आप इसका इस्तेमाल करिए और हमें 7.5% दे दीजिए। अब ये 1.5% का अपना खुद का प्रॉफिट रखेंगे और बचा हुआ पैसा दे देंगे आरबीआई को। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो लोन लेने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर कम अप्लाई करेंगे, या राइट। तो इससे लोन रिड्यूस हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो सप्लाई है, मनी की सप्लाई होती है मार्केट के अंदर, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। और जब ये मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो महंगाई होती है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके लिए कुछ स्टैटिक पोर्शन की हमें बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आरबीआई का ये जो रेट होते हैं, इनका निर्धारण करता कौन है और ये किस चीज़ के अंदर आती है। तो हमें पता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, राइट। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हमें दिखाई देती है, एक तो इसके मॉनेटरी पॉलिसी के कितने पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक्चुअली एक बाय मंथली यहाँ पर बॉडी है, और बॉडी भी कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ये कोई बॉडी नहीं बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पर बनी हुई है। इसका काम क्या होता है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं टोटल, और 6 मेंबर्स में से 3 होते हैं यहाँ पर आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इनको मिलना है, वैसे तो इनको बाय मंथली ये है, यानी कि 2 महीने के अंदर इनको मिलना ही मिलना पड़ेगा, और साल में ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 6 बार मिनिमम 6 बार इनको मिलना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए महंगाई बहुत ही
काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो हो सकता है इन्होंने 1 महीने में 3 बार मीटिंग कर ली, वो डिपेंड करता है। ये जो 6 मेंबर्स होते हैं इनका जो हेड होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, वो यहाँ पर होता है आरबीआई का गवर्नर। तो आरबीआई का गवर्नर एज ए एक्स ऑफिशियो, क्योंकि वो ऑफिशियो का यहाँ पर है, एज अ चेयरमैन यहाँ पर इसका काम करता है। तो 3 जो गवर्नमेंट के यहाँ पर ऑफिसर होंगे उनका टेन्योर यानी कि कितने टाइम तक वो इसका भाग बने रहेंगे, वो यहाँ पर 4 साल का दिया जाता है। आरबीआई का टेन्योर क्या होता है कि जब तक वो आरबीआई में है तब तक इस मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा रह सकते हैं। जैसे आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर होता है 3 साल, यानी कि एक गवर्नर एक बार अपॉइंट करने के बाद 3 साल तक यहाँ पर गवर्नर की भूमिका पर रह सकता है। अगर उसको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया जाए तो वो फिर से इसमें रहेगा। अब हम यहाँ पर शक्तिकांता दास को तो पिछले 3 साल से 4 साल से देख रहे हैं, तो ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पर इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया था दिसंबर 2024 तक के लिए। तो अभी लगभग पूरे 1 साल के लिए ये यहाँ पर वापस रहने वाले हैं। अब हमें कुछ और समझना पड़ेगा कि जब रेट्स की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स की बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक्चुअल में काम क्या दिखाई दे रहा है? हम समझ रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पर उसका काम है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दोनों से ही कर्ब करना। अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि धीमी चीज़ें हो गई हैं, डिफ्लेशन हो गया है, तो भी उससे मंदी जिसको बोला जाता है मंदी, तो उससे भी इनको डील करना है क्योंकि उससे ग्रोथ नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी की। और महंगाई अगर आ गई है तो महंगाई से भी इनको डील करना पड़ेगा। अब ये डील कैसे करेंगे? कुछ इनके पास टूल्स होते हैं, जैसे एक तो होता है इनके पास क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा आप डायरेक्टली प्रभाव डाल सकते हैं, और जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं वो थोड़े से इनडायरेक्ट रूप में होते हैं। अब क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आएगा? क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने रेपो रेट की बातें की थी, रेपो रेट यहाँ पर आता है। उसके अलावा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपकी होती है वो यहाँ पर आएगी। मार्जिनल जो आपकी एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि आपको कोई भी लोन लेना है तो आप उसको ले पाएंगे। रिवर्स रेपो यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर एक एक करके समझाऊँ तो रेपो रेट मैं आपको समझा चुकी हूँ। एसडीएफ का मतलब है कि यहाँ पर बैंक क्या करेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। डिपॉजिट से हमें क्या समझ में आता है कि बैंक अब जाकर पैसा आरबीआई को दे रहे हैं, आरबीआई से ले नहीं रहे, उनके पास ज़्यादा पैसा था। आरबीआई उनको एक तो कोई भी कोलेट्रल नहीं देगा, कोई भी चीज़ को गिरवी नहीं रखेगा अपनी को, जस्ट उनका पैसा ले लेगा और उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देगा। लेकिन ये इंटरेस्ट जो होगा रेपो रेट से कम होगा, प्लस में रिवर्स रेप से भी यहाँ पर कम होगा। तो रिवर्स रेपो क्या होगा? रेपो क्या होता है? आरबीआई क्या करता है? पैसे देता है बैंक को। इसमें भी आरबीआई की जगह पैसे यहाँ पर बैंक्स देंगे आरबीआई को, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो गए थे और वो अब आरबीआई से इंटरेस्ट लेंगे कि हम आपके पास ये पैसे रख रहे हैं, आप हमें इंटरेस्ट दे दीजिए। ये जो है स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लोन ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट अपना पे करना पड़ेगा। फिर क्वालिटेटिव्स की बात करें तो जो क्वालिटेटिव्स होते हैं ना, इनके अंदर हम देख पाते हैं कि अलग अलग थोड़ा सा विभिन्नताएं हैं। जैसे कि इसमें ओपन मार्केट ट्विस्ट होता है, ओएमओ हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो आएंगे, यहाँ पर सीआरआर आएंगे, यानी कि कैश रिजर्व रेशो का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको कुछ यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो भी यहाँ पर रखा जाता है, जिसको 40% तक रखा जा सकता है। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या है? यानी बैंक को 4 से 5% ऐसा पैसा होगा, वो डिपेंड करता है आरबीआई कितना लगाएगा परसेंटेज, जिसको वो किसी को लोन में नहीं रख सकते। उनको कैश के रूप में उसको कहाँ रखना पड़ेगा? बैंक के अंदर ही हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का अगर ये मतलब है फिर से कि आप इसको फिर से लोन्स में नहीं दे सकते हो, इस पैसे को आप लिक्विडिटी के अंदर रखेंगे। मान लीजिए या तो आप कैश के रूप में रखिए, या फिर आप हो सकता है लिक्विडिटी गोल्ड के रूप में रखिए, क्योंकि गोल्ड को बहुत जल्दी से लिक्विड किया जा सकता है, या फिर कोई आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में इसको रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी और को देके वहाँ से पैसा लिया जा सकता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ट्विस्ट इसको बोला जाता है कि आप मार्केट के अंदर जाके यहाँ पर यील्ड वगैरह को चेंज कर देते हैं। अब हमें इतना समझ में आ गया। एट द एंड हमें ये समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती कितनी प्रकार की है। तो देखिए, वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आपकी, वो 2 ही तरीके की होती है। एक होती है कंट्रैक्शनरी, यानी कि आप किसी चीज़ को कंट्रैक्ट कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बंद कर रहे हो। दूसरी यहाँ पर होती है एक्सपेंडिंग, यानी कि आप उसको बढ़ा रहे हो। अब समझिए, मंदी अगर होगी किसी चीज़ में तो आप क्या करेंगे?
रेपो के रेट जो है उनको कम कर देंगे, और रेपो रेट कम होगा तो यानी कि जो सप्लाई है मनी की सप्लाई, अब कम सस्ते लोन मिलने लगेंगे, ये मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, लोग खर्च ज़्यादा करने लगेंगे, तो एक्सपेंडिंग होगा कि हमें एक्सपेंड करना है मनी की सप्लाई को। और अगर ये कॉन्ट्रैक्शनरी है जो कि अभी फ़िलहाल चल रही है, अगर महंगाई है कि अब हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको इतना शेप से इतनी शेप के अंदर लाना है, तो ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आई होप आपको पूरा स्टेटस यहाँ पर इसका समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या होने वाला है कि आपका जो प्रीलिम्स में सवाल आएंगे ना, वो कोई भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ईरान पाकिस्तान बालूच मिलिटेंसी। देखिए अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है, हमें समझना होगा कि ईरान और पाकिस्तान में जो ये अटैक हो रहे हैं मिलिटेंट के बेसिस के ऊपर, वो क्या दिखा रहे हैं। ऐसी डेंजरस जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, अभी मिडल ईस्ट के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो उनके एक्शन कहीं कोई डेंजरस एस्केलेशन तो नहीं कर देंगे इसके ऊपर। तो रिलेशनशिप की बात की जा रही है। सबसे पहले बलूचिस्तान और ये बालूच का मैटर क्या है। मैप के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोटो में कि ईरान और जो पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, ये तीनों ही ऐसी कंट्रीज है जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। ये जो पाकिस्तान है, ये यहाँ पर पाकिस्तान की और ईरान का बॉर्डर है। इधर क्या है, ईरान दिखाई दे रहा है, इधर क्या है, पाकिस्तान है। ऊपर दोनों कंट्री के साथ अफगानिस्तान अपना बॉर्डर यहाँ पर दिखाए हुए है। लेकिन जो ये बालूच होमलैंड है ना, यानी कि जो बालूची लोग हैं, जो कि हर टाइम जो पाकिस्तान से यहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों को छोड़ दीजिए, ये बालूची लोग लगभग 909 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर बसे हुए हैं। और ये बसे हुए हैं, इनका कुछ भाग है जो अफगानिस्तान में भी है, कुछ भाग हम देख पाएंगे यहाँ पर इतना भाग है जो ईरान के अंदर दिखाई दे रहा है। चलिए इसको अलग अलग कलर से देखते हैं। ईरान के अंदर हम देख पाएंगे कि इतनी ज़्यादा इस एरिया के अंदर यहाँ पर बालूच मिलेंगे। फिर अगर हम जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो हमें अफ़गानिस्तान में बालूच जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर अगर हम जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो हम पाकिस्तान के अंदर भी इन बालूच लोगों को देख पाएंगे, जो कि देखिए कितना हाफ ऑफ द एक पूरी की पूरी जो हम यहाँ पर वेस्टर्न प्रोविंस देख रहे हैं, वो हमें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अच्छे से दिखाई दे रही है। ये 3 जगह पे है। अब ये बालूच लोग चाहते हैं कि हमें क्या मिले, फ्रीडम मिले, हमारा एक अलग से क्षेत्र हो, अलग से एक कंट्री हो जिसमें हम लोग सब एक साथ मिलकर रह सकें। लेकिन ना ये पाकिस्तान को यहाँ पर पसंद है, ना ही ये ईरान को पसंद है। हालांकि ये कभी इनको सपोर्ट करते थे थोड़ा बहुत। तो पाकिस्तान कहता है कि तुम हमारे जो इतना बड़ा टेरिटरी, सबसे ज़्यादा रीजन किस चीज़ के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है बालूच की टेरिटरी का। तो वो कहते हैं कि तुम इनको भड़का रहे हो, और इनको जो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, सेपरेट टेररिस्ट ग्रुप है जो इनसे अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, उनको यहाँ पर और ज़्यादा एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो रिलेशनशिप जो यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान का है ना, वो अभी इतना ज़्यादा अच्छा कभी से था ही नहीं। इनका रिलेशनशिप सबसे पहले यहाँ पर 1979 के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है ईरान के अंदर, तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के अलाई होती हैं, एक दूसरे के साथ भी और यूएसए के साथ भी। और यूएसए जो था दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करता है। इवन ईरान यहाँ पर जब इंडिया के साथ 2 बार युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है पाकिस्तान का 1965 के अंदर, और दूसरा होता है 1971 में जो कि बांग्लादेश की वजह से हो रहा है, तो ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए के साथ मिलकर। लेकिन फिर सिचुएशन बदलती है। क्यों सिचुएशन बदलती है? क्योंकि ईरान के अंदर जो कि मेजोरिटी यहाँ पर शिया लोग रहते हैं और पाकिस्तान में मेजोरिटी सुन्नी लोग रहते हैं, ये इस्लाम के 2 पार्ट हैं, उनका यहाँ पर शिया एक लीडर बन जाता है, एक पावर आ जाती है अयतोल्ला खोमानी के अंदर में, और वो शिया रिजीम की पावर को ईरान के अंदर संभालते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि पहली बार थोड़ा सा अलग हो चुके हैं पाकिस्तान से और इवन यूएसए के अंदर से भी। फिर दूसरा, पहला सा हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट का लेवल यहाँ पर अलग अलग है। दूसरा रीज़न हमें समझ में आता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि अमेरिका की ईरान के साथ बननी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अमेरिका अपना एक यहाँ पर ऑपरेशन शुरुआत करता है 1979 के अंदर में ही। और इस ऑपरेशन में क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑपरेशन था यूएस का वॉर ऑन टेरर, यानी कि जो आतंकवाद है उसके ऊपर हम लड़ाई करेंगे। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान यूएसए का साथ देता है ईरान के खिलाफ में। तो यहाँ से प्रॉब्लम एक और हमें समस्या दिखाई देती है कि इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है ईरान अब पाकिस्तान पे क्यों भरोसा करेगा। फिर हम देखते हैं इन रिश्तों के बाद में भी थोड़ा सा सुधार एक बार देखने को मिला है, क्योंकि जो एक शिया लीडर है बेनजीर भुट्टो जो है वो ईरान में जाती है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है 1995 के अराउंड, और वो ईरान में जाके थोड़ा सा
मैत्री करती है, धीरे धीरे इन समस्याओं को, ये जो रिश्ते खराब हुए थे उनको ठीक करती है। लेकिन फिर से 1999 के अंदर यहाँ पर जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज होती है और यहाँ पर नवाज शरीफ, आप फिर से नवाज शरीफ काफ़ी न्यूज़ में थे, एक साल में वापस वो आए हैं यहाँ पर, दोबारा लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन। तो नवाज शरीफ एक बार 1999 के अंदर भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो क्योंकि एक सुन्नी प्राइम मिनिस्टर थे, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मानते थे, तो इसी वजह से वो यहाँ पर कोप कर देते हैं पाकिस्तान में और ईरान के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। अब बेनज़ीर भुट्टो ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने क्या किया था, ईरान से यहाँ पर गैस लेनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर। अब जब यहाँ पे नवाज शरीफ आते हैं तो वो इस गैस के प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, और जो एक नया प्रोजेक्ट बनाना था गैस की पाइपलाइन का, कि हम एक पाइपलाइन बनाएंगे, उसको भी ये छोड़ देते हैं। फिर से पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है। अब जो बेनज़ीर भुट्टो हैं उनके हस्बैंड जो है पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान से PPP3 हम देख पाएंगे, उनके हस्बैंड जो कि अली जरदारी थे, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी आते हैं, जो 2008 से लेकर प्रेसिडेंट रहते हैं 2013 तक, और वो यहाँ पर शिया थे। तो जब ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ईरान में भी क्योंकि शिया की ही लीडरशिप चल रही है, तो दोनों नेशन फिर से एक साथ दोस्ती करते हैं, मैत्री करने की कोशिश करते हैं, और जो गैस पाइपलाइन का यहाँ पर प्रोजेक्ट था उसको फिर से शुरू कर दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है 2013 के अंदर, और 2013 के अंदर से जब दोबारा से ये मूव लिए जाते हैं, नवाज शरीफ आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा यहाँ पर टिल्ट होते हैं। और यहाँ पर जहाँ ईरान ने अपने रिश्ते बना लिए थे आसपास की, सऊदी अरेबिया वगैरह की जो उनके आसपास की कंट्रियाँ हैं, उनके अलावा पाकिस्तान अपने रिश्ते बनाता है सऊदी अरेबिया के साथ में। और सऊदी अरेबिया क्योंकि ईरान से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस में नहीं था, तो फिर से इनके बीच में थोड़ी थोड़ी समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब अगर आज की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या इनकी क्या है, ये कॉमन बलोच का एरिया। कुछ 9 मिलियन इथनिक लोग ऐसे हैं, यानी कि 90 लाख लोग हैं जो इस बलोच के एरिया में कॉमनली रहते हैं, जो कि अफगानिस्तान में भी आता है, ईरान में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है। तो पाकिस्तान और ईरानियन जो बलोच हैं वो बहुत ही सेम है, कल्चरल, इथनिक, लिंग्विस्टिक सारे के सारे उनके लिंक बने हुए हैं, और मॉडर्न बॉर्डर्स का उनके ऊपर कोई काम नहीं पड़ता। वो एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही तरीके की संस्कृति उनकी है, तो क्या बॉर्डर्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से दोनों ही साइड में, ईरान में भी और पाकिस्तान में भी, ये प्रॉब्लम है कि हमारे लिए बॉर्डर क्यों बनाए हैं, हमें एक ही स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, आधे हम इधर हैं आधे हम इधर है, ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है। देखिए अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री किस बुनियाद पे बनाया जाता है। कोई भी नेशन का मतलब होता है, कंट्री एक अलग पार्ट है, लेकिन नेशन में 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लैंड होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये अगर कुछ बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा, एक नेशन बन जाएगा, एक राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अब राष्ट्र की तीसरी बुनियाद है कोई कॉमन चीज़, वो चाहे कल्चर हो सकता है, कॉमनली धर्म हो सकता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसी लोकतांत्रिक कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इंडिया का जो नेशन है, पाकिस्तान एक नेशन है, किस बुनियाद पे? क्योंकि वो पाकिस्तान इस्लामिक रिलीजन को मानता है। इसी वजह से सब चीज़ों, सभी लोगों में क्या कॉमन चीज़ है कि उनके पास, सभी के पास यहाँ पर इस्लाम है। फिर हम देखेंगे इंडिया एज अ नेशन क्यों माना जाता है, इंडिया को एक राष्ट्र क्यों कहा जाता है। बहुत बार राष्ट्रभक्ति की, यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में यही फ़र्क है ना, कंट्री में और यहाँ पर नेशन में यही फ़र्क है। तो इंडिया एक नेशन है क्योंकि इंडिया के सभी लोगों पर एक ही संविधान, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। तो इंडिया प्लस USA ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो इस तरीके से हमें दिखाती हैं। पाकिस्तान प्लस इजराइल जो है वो रिलीजन बेस्ड यहाँ पर नेशन बने हुए हैं। तो अब अगर हम इस जगह को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये लोग एक कल्चरल नेशन यहाँ पर बन सकते हैं, और लोगों को ये बात समझ में आती है, इसीलिए वो इसकी डिमांड करते रहते हैं। फिर इन्हीं का एक ग्रुप है जो कि हम जैश अल अहद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो ऑपरेट करता है, ईरान की तरफ में सुन्नी इस्लामियत को ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो इंसर्जेंसी करना चाहते हैं ईरान और पाकिस्तान के अंदर टाइम में मिलकर, कि बलूच की जो इंसर्जेंसी है जो हटाना चाहते हैं, वो एक प्रॉब्लम दोनों के लिए ही कॉमन है। अभी न्यू दिल्ली इसमें क्या भूमिका निभा रही है? देखिए न्यू दिल्ली जो है ना वो ईरान के साथ में, अगर हम देखें इंडिया का क्या रोल है, तो ईरान के साथ हमारी मैत्री थोड़ी सी हो चुकी है, अच्छे संबंध बन चुके
चुके हैं। खास करके देखिए न्यू दिल्ली कितने अच्छे से कर रहा है कि ईरान के साथ भी उसकी दोस्ती है और यूएसए के साथ भी उसकी दोस्ती अभी बढ़ रही है, जबकि कॉमन स्ट्रेटेजिक ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है दोनों ही कंट्रीज़ में। तो इसी वजह से जो हमारी मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर की जो मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने एक स्ट्राइक जब की गई थी पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने ईरान की साइड यहाँ पर दिखाई। हालांकि उन्होंने बोला कि हम ये इनका पर्सनल मैटर है दोनों का, हम इसके बीच में आना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, जो टेररिज्म हो रहा है कहीं ना कहीं, आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है, वो बहुत ही गलत है किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए। अब आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि देखिए ना तो पाकिस्तान के पास इतना फंड है, इतने रिसोर्सेज है कि वो यहाँ पर युद्ध कर सके, और ना ही ईरान इस चीज़ को चाहता है, क्योंकि ईरान के पास अभी बहुत काम है। ईरान जो है वो इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है, यहाँ पर वो हाउती ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा वो हजबुल्ला ग्रुप जो है लेबनान के अंदर, उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कैसे ग्रुप है जो इजराइल के साथ, इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। ठीक है, सॉरी मैंने अगर साथ बोल दिया तो, इजराइल के ये खिलाफ खड़े हुए और जो पैलेस्टाइन है उनके साथ खड़े हुए। हाउती ग्रुप क्या कर रहा है? सपोर्ट की बात की जा रही है ना, कि हाउती से जो हमले होते हैं कमर्शियल शिप्स के ऊपर ग्रुप के द्वारा, वो कभी हेलीकॉप्टर से किए जा रहे हैं, कभी ड्रोन से किए जा रहे हैं। तो ऐसे वो खुद से तो नहीं ला सकते 10-20 इंसान, यानी कि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल, वाई नेहरू अपोज प्रेसिडेंट इनॉग्रेटिंग इट। तो यह आर्टिकल लिखा गया है यशी जी के द्वारा, और वो कहते हैं कि कैसे अब 22 जनवरी को हमें पता है यहाँ पर अयोध्या का जो राम टेम्पल है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। ऐसा पहले एक बार हुआ था। अगर हम बैक जाते हैं 1947 के टाइम के अंदर, तो हम देख पाएंगे कि कैसे जो गुजरात के अंदर, गुजरात का जो एरिया है प्रभास पटन, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और इस एरिया के अंदर हमारे जो उस समय के प्रेसिडेंट थे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी, वो जाकर इसको इनोग्रेट करने जाते हैं, इसका उद्घाटन करने जाते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल खिलाफ थे। कारण क्या क्या थे खिलाफ होने के? पहला रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोमनाथ की अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं ना, तो सोमनाथ को हम देख पाएंगे हिस्ट्री के अंदर कि उसके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं। जैसे कि एक बुक लिखी गई है रोमिला थापर, जो कि बहुत ही नामी जामी हिस्टोरियन है, यहाँ पर इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी बुक, जिसका कि नाम यहाँ पर हमें दिया गया है सोमनाथ, द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, इसमें वो बताती हैं कि देखिए सोमनाथ के ऊपर जो सबसे बड़ा एक अटैक किया गया था 1026 CE में, जो कि बहुत बड़ा था, गजनी के द्वारा। महमूद जो गजनी है वो यहाँ पर महमूद गजनी आते हैं और इसके ऊपर अटैक करता है और बहुत सारा इसको लूट कर ले जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि बीच में सभी मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं थे। अकबर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस प्रकार से अकबर यहाँ पर जो शिवलिंग है उनकी पूजा करने की परमिशन देते हैं, और इवन इसके साथ ही वो यहाँ पर जाते भी हैं। प्लस जो एक अधिकारी होता है, दसई नाम का एक अधिकारी, इसको यहाँ पर रखा जाता है कि ताकि वो अच्छे से इस बात को ध्यान में रखे कि कोई इस पूजा को रोक ना पाए। लेकिन फिर उन्हीं के 3 जनरेशन के बाद में यहाँ पर औरंगजेब आता है, जिसको कि एक रिलीजियस फैंटिक के नाम से जाना जाता है, कि औरंगजेब जब आएगा तो वो इसको सोमनाथ टेम्पल को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर देगा, खत्म करवा देगा, और कहेगा कि अब यहाँ पर एक मस्जिद बन जानी चाहिए। लेकिन मस्जिद बनने से पहले उसकी मौत हो जाती है, तो प्रोजेक्ट रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1706 के अंदर यहाँ पर एक मराठा क्वीन आती है। 1782 में, 1706 में औरंगजेब खत्म हो जाता है, मर जाता है। और ये जो 1782 में मराठा क्वीन आएगी, जिसका नाम था अल्हाई भाई होलकर, वो इस साइड पे एक छोटा सा टेम्पल बनवाती है, जो अभी के लिए शायद सिंबल माना जाता है कि ये जो टेम्पल बना है ये सोमनाथ को दोबारा से जिंदा किया गया। इसी में ये प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन इसको दोबारा से बनवाता है। तो कौन बनवाता है? मराठा क्वीन अल्लाही बाई होलकर इसको दोबारा से बनवाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉडर्न, यानी कि जो ब्रिटिशर हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या भाग यहाँ पर निभाया था उस टाइम पे। देखिए ब्रिटिशर्स की हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई, और उस अफगानिस्तान की लड़ाई के अंदर वो जीत जाते हैं। और क्योंकि इंडियंस इस समय पे, ये बात कीजिए 1757 अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे हैं। राजाएं अपनी खुद की एनाटोमी, यहाँ पर ऑटोनॉमी जो है उसको चाहते हैं। तो इसी वजह से सोमनाथ के अंदर अफगानिस्तान से वो सैंडलवुड के, चंदन की
लकड़ी से बने हुए यहाँ पर दरवाजे लाकर बोलते हैं कि देखिए इसको गजनी लेके गया था, ये वही रियल सोमनाथ के दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाज़ों को सोमनाथ टेम्पल में लगाया जाता है और फिर जब ये पूरा का पूरा अच्छे से होता है, इसका दोबारा से उद्घाटन होगा। अब ये छोटा टेम्पल था, फिर इसको बड़ा बनाया जाता है 1947 के अंदर, और ये जब उद्घाटन होता है, इसको बनाने का काम किसको दिया जाता है? ब्रिटिशर्स जो है वो इस काम को देते हैं कि आप लोगों का ये एक इसमें हिस्ट्री रही है, ये विजय है इस्लाम के ऊपर जो आप लोगों के साथ में किया गया था गजनी के साथ में, ऐसा कुछ करके। और यहाँ पर नेहरू जब बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, एक तो सेक्युलर स्टेट है यहाँ पर, दूसरा हम लोग एक हमारे पास फंड्स की भी बहुत कमी है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से देगी? अभी एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों को तो हमने रोक दिया है क्योंकि हमारे पास खाना खाने तक के पैसे हैं नहीं। स्टारवेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ड्रोट पड़ रही है, सूखे पड़ रहे हैं, कभी फ्लड आ रही है, सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर ये जब राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं गांधी जी के पास 1947 में, और गांधी जी बोलते हैं कि हाँ आप लोगों को ये करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पैसों से मत कीजिए, ये जो आप पैसे हैं ये लोगों से ले लीजिए। धर्म के नाम पर लोग मना भी नहीं करेंगे तो लोग उस पैसे को लेते भी हैं और ये टेम्पल बन भी जाता है। अब जब यहाँ पर पैसा, यहाँ पर जब राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट जाते हैं इनॉग्रेट करने के लिए, तो इस बात को बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं यहाँ पर नेहरू जी, और वो बोलते हैं कि हम एक सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट में भी हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो किस तरीके का सेक्युलरिज्म है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। हमें किसी के साथ भी, किसी भी धर्म के साथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, स्टेट को बिल्कुल अलग होना चाहिए। अलग यहाँ पर, हाँ आप इंटरवेंशन कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन बिल्कुल अलग हो जाइए धर्म से। लेकिन फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है तो वो उसको इनॉग्रेट कर देते हैं। अब इस आर्टिकल को लिखने का एक ही मकसद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे ऑथर बताना चाहते हैं कि वो जब हुआ था, जब यहाँ पर स्टेट आई थी, यानी पहली बार पॉलिटी में रिलीजन को लेकर आया गया, धर्म को लेकर आया गया। और आज का जो धर्म के ऊपर हम बार बार सवाल उठाते हैं कि हमारी जो पॉलिटी है वो बट रही है धर्म के नाम पर, बार बार जो बीज बोया गया था यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं डिवाइड वाला रूल, यानी कि डिवाइड करो और रूल करो, वो आज भी दिखाई देता है कि आप लोग भेदभाव बढ़ा रहे हो और उसके बाद आप लोग रूल कर रहे हो। चलिए यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है, दी एंड हो गया यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ को आपको ये जो न्यूज़पेपर आता है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका एनालिसिस अच्छे से डिटेल में मिल जाता है कि कहाँ पे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल येट।